मंजू सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजू जी, आपको क्या लगता है यूक्रेन को नाटो की मीटिंग में बुलाया जाना यह कितना बड़ा संकेत है? क्योंकि उम्मीदें तो जाहिर है ज़ेलेंस्की की बढ़ गई होंगी कि नाटो में शामिल किया जाएगा क्या यूक्रेन को? बिल्कुल यूक्रेन की बिल्कुल यही मंशा है कि हम यूक्रेन उनके साथ मिले नेटो में और उनको गारंटीज मिले उनकी सिक्योरिटी के लिए फ्रॉम बाय नेटो एंड बाय यूरोप ताकि फर्दर थ्रेट्स जो है एमिनेटिंग फ्रॉम रशिया ये बिल्कुल उनको ना अफेक्ट करें। तो ये तो बिल्कुल हम मंशा है, लेकिन कहाँ तक ये हो पाता है क्योंकि गिवन द करंट सिचुएशन और जैसे आपने कहा अभी यूएस का भी जो रवैया है लेफ्ट एंड राइट है, इट इज नॉट क्लियर। और यूएस का ये रुख तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है कि नाटो का मेंबर बने यूक्रेन। बिल्कुल नहीं आ रहा, तो इसलिए मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, मंशा तो है। लेकिन ये जो पीस टॉक्स भी जो चल रही हैं और ये जो अटैक किए गए हैं रशियन प्लेसेस पे, तो एक क्लियर मंशा है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएशंस की जाए ताकि हमारी बात मानी जाए, यूक्रेन की बात मानी जाए। समीर, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि एक तरफ शांति वार्ता की आप बात करते हैं, दूसरी तरफ हमलों को अंजाम देते हैं। एक और बड़ी खबर बता दूं, जहां रूस ने यूक्रेन के T-72 AV टैंक को तबाह किया है और तस्वीर आपके सामने होगी। DPR में जबरदस्त हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। तमिल सर, आपने शुरुआत में सज्जनहार सर को सुना, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर डिकोड करते हुए यह बताई है कि असल मंशा अमेरिका की है चीन को टारगेट करना। चीन की इस युद्ध में भूमिका और चीन का यह सहयोग क्या आने वाले वक्त में उसको हावी होगा, भारी पड़ेगा? बहुत ही हावी होगा। उसका कारण यह है कि अगर पुतिन की हार होती है तो वो शी जिनपिंग की हार है। ओके। अब शी जिनपिंग पुतिन, क्योंकि शी जिनपिंग की मंशा क्या है, ताइवान को कैप्चर करना। अगर तो वो रशिया चाइना का जो कॉम्बिनेशन है और ईरान को साथ में लेके, नॉर्थ कोरिया को साथ में लेके एक फोर्स बनाना चाहती है। चाहे इंडिया उसके विरोध क्यों ना करती हो, लेकिन एक फोर्स बनाना चाहती है। तो वो फोर्स कमज़ोर होता नज़र आ रहा है वेस्टर्न अलाइज के सामने, क्योंकि सारे लोग अगर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और रशिया अगर कमज़ोर हो रही है तो तीन चीज़ें हो रही है। एक तो पॉलिटिकली पुतिन कमज़ोर हो रहा है, दूसरा रशिया का दिया हुआ टेक्नोलॉजी एक्सपोज हो रहा है। सर, एक बड़ी बात यहाँ समीर सर ने कह दी है कि वेस्टर्न का ये सपोर्ट इसे कमजोर कर रहा है। समीर, बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर फैब 500 बमों से हमला हुआ है। रूसी एयरफोर्स ने गिराए फैब 500 बम। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से एयरबेसेस को निशाना बनाया गया था रूस के, उसका बदला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। निनाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिटेन का रुख क्या है? ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी। ब्रिटेन लगातार इस जंग को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन चाहता क्या है? देखिए, ब्रिटेन जो चाहता है वो है कि उनका साम्राज्य कब का मिट्टी में मिल गया है। हाँ। पर उनको भव्यता का बहुत शौक है और भव्यता उनको मिल नहीं रही है। देखिए, ब्रिटेन एक तरह से हास्यास्पद रोल में है इस वॉर में। बहुत बुरी तरह से वो इन्वॉल्व है। 15 ब्रिटिश सिटीजन भी मरे हैं इस वॉर में यूक्रेन की तरफ से लड़ते हुए। हाँ। पर ब्रिटेन को ना कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है, ना उनको कोई भव्यता मिली है। उनके सिर्फ पैसे खर्च हुए हैं, उनके वेपन्स बिके हैं ये। और अब जैसे अभी तक, आज तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के अगेंस्ट ब्रिटेन कभी नहीं गया, कोई फॉरेन पॉलिसी होती ही नहीं है। पर अब जैसे अमेरिका का रुख बदल रहा है, ब्रिटेन को एक चॉइस करना होगा कि क्या उनकी औकात है कि अमेरिका के अगेंस्ट वो पहली बार पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यूक्रेन का साथ देते रहे। मुझे लगता है कि अब ब्रिटेन के पास बड़े टफ चॉइसेस हैं और काफ़ी हैरानी की बात यह है कि उनको कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इस वॉर से जो उन्हें लग रहा था। आप कह रहे हैं ब्रिटेन को कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं है, उसके बावजूद भी ब्रिटेन न सिर्फ इस जंग में टिका हुआ है बल्कि कहीं ना कहीं सिचुएशन को और इग्नाइट करने की कोशिश। आपने ब्रिटेन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की यहाँ पर बात करी है, एडवांटेज की बात करी है, तो बेलारूस को देखते हुए रशिया के पास बहुत बड़ी एडवांटेज है। और बेलारूस सर इतना इंपॉर्टेंट उस लिहाज से जहां रूस की ये तैयारी उस एग्रेशन का एक बहुत बड़ा संकेत देती है। बिल्कुल। देखिए, युद्ध की शुरुआत भी उसी मंच से हुई थी, बेलारूस को यूज किया गया था। और बेलारूस का सामरिक समीकरण, जो भौगोलिक स्थिति हम देखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है रूस के लिए। वो 3 नाटो देशों से उसकी सीमाएं मिलती है, यूक्रेन से 700 किलोमीटर की सीमाएं मिलती है। तो इस तरीके से, और बेलारूस पूरी तरह से एक मात्र ऐसा देश जो युद्ध को अपना समझ कर लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यूक्रेन के साथ जो समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है।
उसका खामियाजा भी बेलारूस को झेलना पड़ रहा है। जो पश्चिमी देशों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए वो उसी रूप में लगाए गए जैसा कि रूस के विरुद्ध लगाए गए। तो ये समीकरण तब तक चलता रहेगा जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की है ही नहीं, ये लड़ाई तो रूस और अमेरिका की है। और सर आपने ये बात कह दी है, सॉरी टू बटन, ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की नहीं है, लेकिन कौन किसके साथ है ये जानना समीर बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी आधार पर आगे हम ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर कौन किसके साथ है।